तो कक्षा 10 का गणित आपका स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने पहला चैप्टर जो था वास्तविक संख्याएं वो करा दिया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा चैप्टर इसका ले लिया है जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद का हम आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और ये दूसरा चैप्टर है आपका और बहुपद का ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी जो बेसिक जानकारी है पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं ये बहुपद क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बहुपद क्या है। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ये बहुपद की परिभाषा हुई। आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब पूरी संख्या, 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा 1.5 2.5 1.5 3/2 4/2 ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसी घातों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, जैसे कि चर किसे कहते हैं। अगर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम चर और अचर इसकी भी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये चर क्या होता है। चर ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, यानी ऐसी राशियां जिनका निश्चित मान नहीं होता, जैसे कि A B C D X Y Z आदि, और भी हो सकती हैं, यानी जिनका निश्चित मान ना हो। जैसे कि आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा तो आपने प्रश्न हल किए होंगे, तो कभी आपने देखा x का मान 4 आ गया, फिर आपने अगला प्रश्न हल किया, आपने देखा उसका में x का मान -1 आ गया, कोई और प्रश्न हल किया उसमें x का मान 5 आ गया। तो देखिए x के मान लगातार बदल रहे हैं। किसी प्रश्न में x का उत्तर 4 आएगा, किसी में -1, किसी में 5, यानी x का कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है, इन्हीं को हम चर राशियाँ बोलते हैं। जिसका मान निश्चित ना हो वो चर राशियाँ कहलाती हैं। उम्मीद है आप क्लियर हो गया होगा। अचर इसका विपरीत होता है। अचर का मतलब वे राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अचर राशि कहलाती हैं। जैसे पाई को हम 22/7 या 3.14 लेते हैं, तो इसका मान एक निश्चित है पाई, तो ये क्या है, अचर राशि है। इसी के अलावा गिनती 0 से लेके 1 2 3 जितनी भी गिनतियां हैं ये सब अचर राशियों में आती हैं, क्योंकि 2 हमेशा 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपने भारत में 2 को 2 पढ़ते हैं, विदेश में जाएंगे तो 2 को 3 बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं। जो इकाई यहाँ पे है वही वहाँ, तो ये जिसकी वैल्यू जो है निश्चित रहती है वो अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो उम्मीद है आपको अचर राशियाँ भी समझ में आ गया होगा, यानी जिसका मान कभी ना बदले वो अचर राशि। चर राशियों में जिसका मान हर कंडीशन के इस हिसाब से बदल जाता है वो चर राशियाँ कहलाती हैं। तो इसी चर की बात चल रही है और घात की बात चल रही है। और घात कैसी होनी चाहिए, एक पूरी संख्या होनी चाहिए, उसको हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 हम चलो बहुपद आपको लिख के बता देते हैं। जैसे कि 2x + 3, यहाँ पे आप समझ गए चर राशि क्या है, x। x पे घात कितनी है, 1, तो 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 1 आपकी पूर्ण संख्या है। ये घात की बात कर रहे हैं इस वाले की, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और देख लेते हैं 2/3 + 5, ये भी आपका बहुपद है। क्यों बहुपद है, यहाँ पे जो बाई है ये आपका चर है, क्योंकि बाई का भी मान कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बाई पे घात कितनी है, 3, और 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 3 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ले लें x की घात -1.5 + 4,
अब हमने इस टाइप का ले लिया तो ये जो घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1.5 है तो ये 1.5 बोलते हैं इसको। तो 1.5 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1.5 पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुपद की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार, वैसे तो बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम आपके क्लास के हिसाब से यानी आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 3 प्रकारों का वर्णन करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार। तो पहला प्रकार जिसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, इसमें क्या होता है, जब चर राशि या सिर्फ चर भी लिख सकते हैं, इसमें x, y, a, z कुछ भी आ सकता है, ABCD करके, की घात 1 हो। कितनी हो? 1 हो। जब 1 होगा तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। उदाहरण के लिए जैसे कि ax प्लस का b, यहाँ पे x की कितनी घात है? 1, तो इसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं 3y प्लस का 4, ये भी क्या है? रैखिक है, क्योंकि y की कितनी घात है? 1 घात है। और ले लो इसका 3t प्लस का 9, 3t प्लस का 9, यहाँ पे भी t की कितनी घात है? 1 घात है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। एक उदाहरण और ले लेते हैं, यहाँ पे 3 की घात 2 y प्लस का 4। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 की घात 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 आपका अचर संख्या है, हम सिर्फ चर संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चर है हमारे पास y की घात कितनी है? 1, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में 1 घात होती है। तो उम्मीद है आपको रैखिक बहुपद भी क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा इसका प्रकार देखते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे इसके नाम से पता चल रहा, द्विघात यानी 2 घात। ठीक है, तो ऐसे व्यंजक जिनमें 2 घात चर राशियों की हो वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। यानी कि जब चर राशियों या चर राशि की अधिकतम घात 2। ठीक है, हमने यहाँ पे अधिकतम शब्द इसलिए लिया है क्योंकि अधिक से अधिक घात अगर 2 है तो द्विघात कहेंगे। ठीक, जैसे कि मान लो x की घात 2 प्लस का 4, यहाँ पे x एक चर राशि है, घात कितनी है? 2, तो अधिक से अधिक घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात है। इसी प्रकार x घात 2 प्लस का 5x प्लस का 9, यहाँ पे देखिए x की 1 घात भी है और x की 2 भी घात है, तो हमने अधिकतम लिखा है। अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक कितनी घात है? तो अधिक से अधिक 2 घात है, तो ये द्विघात समीकरण में गिना जाएगा, द्विघात बहुपद में, ना कि रैखिक में, क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक घात 2 है। आप समझते होंगे। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं, y की घात 2 प्लस 9 की घात 2 y प्लस का 10। तो y की घात 2 प्लस 9 की घात 2 प्लस का y और y प्लस का 10। तो यहाँ पे भी अधिक से अधिक हमें y का देखना है, ये आपको ध्यान रखना, चर राशि y है, तो y की घात कितनी है? 2, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, द्विघात बहुपद। बिल्कुल इसी प्रकार त्रिघात की बात कर लेते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में सेम यही भाषा रहने वाली है। अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 3, अधिकतम घात 3। जैसे कि y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 3y प्लस का 4, इस टाइप का आपका बहुपद है, वो त्रिघात है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक घात कितनी है? y की 3 है, ये दिख रहा है, तो इसलिए त्रिघात। इसी प्रकार
x की घात 3 प्लस का 9, यहाँ पे भी x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये भी त्रिघात है। ठीक है, तो अधिक से अधिक घात अगर आपको 3 मिल रही है तो वो त्रिघात, 2 मिल रही है द्विघात, 1 मिल रही है तो रैखिक बहुपद। तो ये बहुपद के कुछ प्रकार थे जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी था, वो हमने बता दिए हैं। चलिए अब जान लेते हैं शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक, शून्यक से ही हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी वैल्यू जो किसी को शून्य कर दे, शून्य करने वाली वैल्यू शून्यक। अब इसको हम परिभाषित किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे जब किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पे हम जब किसी शून्यक को रखते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12, ये कोई बहुपद हमको दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई ऐसा मान रखें और इसका मान कितना हो जाए शून्य, तो वह शून्यक कहलाएगा। जैसे हम रख के देखते हैं, इसका मान दे देते हैं px और x के स्थान पे हम यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, कितना p3, तो x है, x के स्थान पे 3 रखा, स्क्वायर 7, x के स्थान पे 3 प्लस का 12, तो यहाँ पे 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21 और प्लस का 12। तो हमने देखा है यहाँ पे 21 और 9 30 और 30 12 42, ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि 3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर 0 नहीं मिला। चलिए हम इसको दोबारा कोई और वैल्यू रख के देखते हैं। अब हम यहाँ पे -3 रख रहे हैं, कितना -3, तो चलिए x है, x के स्थान पे -3 घात 2, 7 फिर x है, x के स्थान पे -3 प्लस का 12, ऐसा करेंगे 3 तियाँ 9 प्लस का 7 तियाँ 21 प्लस माइनस माइनस अब प्लस का 12 प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, प्लस का 12 प्लस का 9 21 हो गया प्लस का, और माइनस का चल रहा है 21, 21 में से 21 गया 0, तो ये कब आया p-3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 0 आ गया, तब हम कह सकते हैं कि -3 बहुपद किसका, इसका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का शून्यक है, शून्यक है। तो इस तरह से हमें शून्यक पता चला कि एक वह मान जो किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर रखा जाए और उसका आंसर शून्य आ जाए तो वह राशि या वह मान आपका शून्यक कहलाता है। उम्मीद है आपको शून्यक समझ में आया होगा। तो ये आपका शून्यक की बात हो गई। ठीक है, उदाहरण चाहें तो आपको एक और बता देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 9 है, ये हमको एक व्यंजक दिया है। अब इसका शून्यक किस प्रकार निकालेंगे, तो शून्यक के लिए हमसे कोई कहे इसका शून्यक बताओ, तो शून्यक के लिए आप कुछ ना करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को किसके बराबर कर दें, 0 के। जब 0 के करेंगे तो x बराबर प्लस का 9 उठा के माइनस का ले जाएंगे, और यहाँ पे पहली बात तो ये है, यहाँ पे माइनस करिए, प्लस करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। 9 स्क्वायर को हटाएंगे वर्गमूल जाएगा, तो इसके शून्यक 2 आ सकते हैं, प्लस माइनस के साथ कितना 3। तो इस तरह से इसके शून्यक 2 आए तो एक का नाम हम अल्फा दे देते हैं, दूसरे का नाम बीटा दे देते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले वाले को अल्फा ही देना है दूसरे वालों को माइनस, आपकी इच्छा है, आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा नाम दे सकते हैं। ठीक है, जब 2 आते हैं तो अच्छा, बीटा और बी में फ़र्क क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, ये है बी और ये है बी, बीटा। बीटा में क्या होता है, ये नीचे वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा, उनकी जानकारी के लिए हमने बता दिया है। अल्फा तो पता ही अलग दिख ही रहा है।
तो ये शून्यक की बात हो गई, शून्यक भी समझ गए। चलिए थोड़ी ग्राफिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज की ओर पहुँच रहे हैं और उससे संबंधित जो आपके प्रश्न एक्सरसाइज में मिलेंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ग्राफ बना के बताएंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने एक ग्राफ लिया है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये एक्स का ऋणात्मक अक्ष है, इसको हमने डैश से दिखाया है। और ये आपका बाई अक्ष है और ये बाई का ऋणात्मक अक्ष है जिसको बाई डैश से दिखाया। ये सेंटर है जिसको हम ओ से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, कोई भी एक ग्राफ खींचा इस तरह से ये। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई पी एक्स में कितने शून्यक हैं, पी एक्स में कितने शून्यक हैं या कितने शून्यक हो सकते हैं, इस तरह से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखें, बहुत इजी और बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस समझना है ध्यान से। ध्यान से देखें, यहाँ पे एक्स वाले अक्ष को कौन कितनी बार काट रहा है, ये लाइन। एक तो यहाँ पे काटा एक्स को इस लाइन ने ये, अब ये गई है, फिर एक्स अक्ष यहाँ पे आया, इसको काटा। तो एक्स अक्ष को इस लाइन ने कितनी बार काटा, 2 बार, 1 और 2 बार प्रतिच्छेद किया। तो हम कह सकते हैं पी एक्स के शून्यक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। 2 हो सकते हैं या 2 होंगे, ठीक है। यहीं पे हमसे प्रश्न में पूछा जाए कि आप पी बाई का बताइए, पी बाई का कितने होंगे। तो ये है बाई अक्ष, बाई पे देखते हैं कितनी बार काटा। तो बाई पे देखिए यहाँ पे एक बार इसने इसको प्रतिच्छेद किया है या होकर गई है। इसके अलावा ये लाइन ने कहीं पर भी बाई को काटा नहीं है, तो इसका मतलब पी बाई का एक शून्यक हो सकता है, एक शून्यक हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ चलिए एक और बनाते हैं और क्लियर करते हैं। ये आपका एक्स है, ये आपका बाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से इस तरह से गया, इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ है, यहाँ पर भी हमसे यही पूछ रहा है कि भाई पी एक्स में कितने शून्यक होंगे और पी वाई में कितने शून्यक होंगे। तो ध्यान से समझें, सबसे पहले एक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्स अक्ष को ही देखेंगे। एक्स अक्ष हमारी ये लाइन है एक्स और एक्स डैश वाली, इसमें देखना है इस लाइन ने कितनी बार प्रतिच्छेद किया। तो देखो पहला तो ये है, प्रतिच्छेद किया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे किया 2, तीसरा यहाँ पे किया और चौथा देखिए यहाँ पे पहुँचा है, चौथा ये है। तो 1 2 3 4, पी एक्स में कितने शून्यक हैं, 4 शून्यक हैं। बाई की बात करें तो बाई वाली ये लाइन है, बाई में ये सिर्फ एक ही बार यहाँ पे किया, तो बाई में 1 शून्यक है। यही प्रोसेस आपका एक्सरसाइज 2.1 में पूछा गया है, उसको जल्दी से चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के 5 प्रश्न थे, हमने पांचों का ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो हमने कागज़ पे ही बना लिया है, अगर आपके पास ग्राफ की कॉपी है तो आप उस पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं। लिखा किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों की संख्या बतानी है, वो भी पी एक्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना, किसके लिए बतानी है, पी एक्स के लिए। तो हम एक्स अक्ष पे यहाँ पे फोकस करेंगे, इसके अलावा और कोई हमसे पूछा गया नहीं है। चलिए पहले प्रश्न पे पहुँचते हैं। पहला प्रश्न ये है, इसमें ध्यान से देखिए, ये है हमारा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कहीं पर भी ना तो कोई लाइन गई है ना कहीं पे प्रतिच्छेद की है। लाइन हमारी ये है, इसने बाई को तो एक बार काटा है ये वाला, लेकिन एक्स को नहीं काटा है, ठीक है। इसको काटा है लेकिन एक्स को कहीं पर नहीं काटा। तो इसमें आपके जो शून्यक हैं उसकी संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष कहीं पर भी कटान हुआ नहीं है, कहीं पर भी इसको प्रतिच्छेद नहीं किया, तो शून्यक क्या होगा, 0, ठीक है। इस पे पहुंचते हैं, इसमें शून्यक की बात करते हैं और एक्स के लिए ही बताना है। इसमें बस पी एक्स लिखा हुआ, अगर पी वाई के लिए पूछते तो पी वाई के लिए हम बताते हैं। पी वाई में अब पी एक्स में देखना है, एक्स अक्ष यही है हमारा। तो हमने देखा ये जो लाइन गई है इसने एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बार काटा है, तो इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार
अगर हमसे इसमें बाई के बारे में पूछता, बाई अक्ष का कितना शून्यक होगा, तो बाई वाला ये है, इसको भी इसने एक बार ही काटा ये, तो बाई के लिए एक बार होता, ठीक है। तो एक्स के लिए पूछा तो एक शून्यक। इसी प्रकार थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखिए ये लाइन गई है, ड्रॉ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष को एक तो ये काटा है, दूसरा यहाँ पे, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 2 बार, तो इसका शून्यक 2 हो सकते हैं। कितने शून्यक, 2, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद किया है। चौथे नंबर पे आते हैं। इसमें देखेंगे शून्यक कितने हो सकते हैं। शून्यक एक तो ये काटा एक्स को, ये प्रतिच्छेद किया, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसने 4 बार इस एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। एक प्रश्न और है 5, इसको भी लास्ट है, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी एक्स के लिए पूछा है। तो पहला तो ये प्रतिच्छेद किया है, दूसरा ये किया है। इसको आप ये ना समझे कि छू के जा रहा है, फिर भी उसको काउंट किया जाता है। तो दूसरा ये है और तीसरा ये है, क्योंकि ये भी यहाँ से होके जा रहा है। तो यहाँ पे भी शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। शून्यक हमारे कितने हैं, 3 है। तो 2.1 में बस इतना से ही पूछा था, वो हमने यहाँ पे बता दिया है। अगले भाग में 2.2 को करेंगे और उसकी जो बेसिक जानकारी है पहले उसको, फिर एक्सरसाइज पर पहुँचेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं।